नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल को सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखना है, क्योंकि यहां पर आपको जनरल अवेयरनेस की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करें। फिलहाल एच में जो रिक्रूटमेंट निकली है डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, उसका आप लोग तैयारी कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस के, उसका लेक्चर नंबर 43 है। इससे पहले के लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से सारे लेक्चर देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिसको कि आप रेगुलर समय पे रिवाइज कर सकें। तो दोस्तों, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। 25 लेक्चर तक का पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल चुका है आंसर के साथ, तो उसको डाउनलोड करके आप लोग रिवाइज भी कर सकते हैं। एग्जाम डेट के बारे में देखिए, अभी ऑफिशियल कोई भी सूचना नहीं आई है। 24 और 25 अप्रैल को एग्जाम होने वाला है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 576 है कि हु इज द ऑथर ऑफ द हाफ गर्लफ्रेंड। तो देखिए, एक नोवेल है हाफ गर्लफ्रेंड, उसके लेखक कौन है। तो देखिए, आप पर्सनालिटी पहचान रहे हैं और देखिए यहाँ पर मैंने कवर पेज भी लगा दिया है बुक का। तो चेतन भगत इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आंसर ए चेतन भगत, हाफ गर्लफ्रेंड। और चेतन भगत की और सारे नोवेल हैं, उनको भी आप लोग याद रखना, जैसे कि 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, टू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, रिवॉल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, द गर्ल इन रूम 105। तो देखिए, सभी नोवेल को मैंने एक साथ लिख दिया है, इसको याद रखिएगा। एक बार और मैं बोलता हूँ, 5 पॉइंट समवन, वन नाइट एट द कॉल सेंटर, टू स्टेट्स, द स्टोरी ऑफ माई मैरिज, द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, रिवॉल्यूशन 2020, व्हाट यंग इंडिया वांट्स, हाफ गर्लफ्रेंड, वन इंडियन गर्ल, द गर्ल इन रूम नंबर 105। तो इस तरह से आप लोग इसका ध्यान रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि फेमस खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स इज इन अ स्टेट ऑफ, यानी कि खजुराहो का जो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स है वो किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, वो है मध्य प्रदेश में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, मध्य प्रदेश में इस तरह के आपको ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं खजुराहो में। अब देखिए, खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट इज अ ग्रुप ऑफ हिंदू टेम्पल एंड द जैन टेम्पल इन द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो कहाँ पर है, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहीं पर हिंदू और जैन टेम्पल्स वहाँ पर हैं। द खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चंदेला डायनेस्टी, यानी कि चंदेल जो वंश था उन्हीं के दौरान एक ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स बना है खजुराहो में। तो ध्यान रखिएगा, हिंदू और जैन टेम्पल यहाँ पर देखने को मिलते हैं इस ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं कि किस धर्म से यहाँ संबंधित मंदिर है। तो हिंदू और जैन मंदिर से, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में, और चंदेल डायनेस्टी के समय में बना था, मध्य प्रदेश में है। अब देखिए, एक अपॉइंटमेंट यहाँ पर आया है। मैंने बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाए हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। तो 23 नंबर के हैं सुनील अरोड़ा थे। कब तक, तो यहाँ पर 12 अप्रैल तक। तो 12 अप्रैल तक सुनील अरोड़ा जी सेवा अपने दे रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर, लेकिन अब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है 12 अप्रैल को ही। और यहाँ पर देखिए, 13 अप्रैल 2021 से अब बन गए हैं नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नंबर होगा 24th, यानी कि 24वें नंबर के नए यहाँ पर बन गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र। देखिए, प्रेसिडेंट अपॉइंट श्री सुशील चंद्र एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि सीनियर मोस्ट जो इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी हैं वो बन गए हैं यहाँ पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो बस ये न्यूज़ आपको एक करंट अफेयर्स यहाँ पर क्वेश्चन कवर हो गया है। अब देखिए, नोबेल प्राइज आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो 2020 का जो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिया गया था नोबेल, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन किसके लिए, तो फॉर इम्प्रूवमेंट टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। जो ऑक्शन बॉडी लगती है, तो बिड लगती है, उसके लिए न्यू यहाँ पर इम्प्रूवमेंट ऑक्शन थ्योरी लाए हैं और इन्वेंशन ऑफ न्यू ऑक्शन फॉर्मेट्स इन्होंने खोज की है, पॉल आर मिलग्राम और रॉबर्ट बी विल्सन, और इनके लिए उनको मिला है 2020 का इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि सांग इज ए फोक डांस ऑफ। तो देखिए, सांग एक लोक नृत्य है, वो किस राज्य का है, तो वो आपको हरियाणा का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, हरियाणा का ये लोक नृत्य है। अब देखिए, सांग आल्सो नोन एज स्वांग, कभी कभी स्वांग भी लिखा होगा, और SVANG स्वांग भी लिखा होगा, इज ए पॉपुलर फोक डांस थिएटर इन राजस्थान का भी है, हरियाणा का भी है, उत्तर प्रदेश एंड मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि ये आपको नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है वो उसमें वहाँ पर देखने को मिलता है
राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। तो देखिए क्योटो एक जापान का शहर है, वहीं पर इस प्रोटोकॉल साइन किया गया था रिलेटेड टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। तो क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, तो इस तरह के जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है जो कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ाने में का काम करते हैं यहाँ पर। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी विच एक्सटेंड द 1992 यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। इसका एक्सटेंशन है जो 1992 में साइन किया गया था, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज दैट कमिट स्टेट पार्टी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बेस्ड ऑन द साइंटिफिक consequences that part 1 global warming is occurring and part 2 it is extremely likely that the human made CO2 emission have predominantly caused it। अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल को एडॉप्ट कब किया गया था। तो इसको एडॉप्ट किया गया था 11 दिसंबर 1997 को। ध्यान रखना है 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल को एडॉप्ट किया गया और इसको फोर्स में लाया गया 2005 में। तो 16 फरवरी 2005 को इसको फोर्स में लाया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि साइन कब किया गया, अडॉप्ट कब किया गया। तो 1997 में क्योटो जापान में, लेकिन इसको फोर्स में लाया गया कब, तो 16 फरवरी 2005 को। और इसमें अभी 192 पार्टीज हैं। तो कनाडा जो है इसे विथड्रॉ कर चुका है 2012 से ही। तो ध्यान रखिएगा इसका काम था टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। क्वेश्चन है कि दूरदर्शन वाज फाउंडेड इन विच ईयर। दूरदर्शन आपने देखा होगा दूरदर्शन पे यहाँ पर। तो दूरदर्शन वाज फाउंडेड इन 1959 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए दूरदर्शन के बारे में यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो सत्यम शिवम सुंदरम मोटो है, सत्यम शिवम सुंदरम दूरदर्शन का। और यहाँ पर देखिए हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको ऑनर है दूरदर्शन का प्रसार भारती, जिसके सीईओ अभी हैं शशि शेखर वेम्पति। तो इसके दूरदर्शन के सीईओ हैं शशि शेखर वेम्पति, जबकि चेयरमैन है ए सूर्या प्रकाश। ए सूर्या प्रकाश अभी चेयरमैन है और इसका लॉन्च डेट है देखिए 15 सितंबर 1959, करीब 61 ईयर अगो। तो इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन है कि हु हैज रिसीव्ड द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो इंपॉर्टेंट है, करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन को मैंने शामिल किया है। तो दो यहाँ पर एक संस्था और एक इंडिविजुअल को मिला है, सीड्स और राजेंद्र कुमार भंडारी दोनों को मिला है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। सीड्स और राजेंद्र कुमार भंडारी को मिला है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 का। तो यहाँ पर देखिए अब इस पुरस्कार के बारे में जानिए। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 देखिए यहाँ पर ऑफिशियल कटआउट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत में आती है। तो देखिए ऑफिशियल सोर्स से आपको यहाँ पर न्यूज में प्रोवाइड करवाता हूँ। तो देखिए बेसिकली जो आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जो कंट्रीब्यूट किए हैं, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, तो इस पुरस्कार को हासिल कर सकते हैं इन द मेमोरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो इसलिए इसका नाम भी रखा गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और हर साल 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के जो बर्थ एनिवर्सरी होता है उसी के उपलक्ष्य में ये पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें कि यहाँ पर अगर कोई इंस्टीट्यूशंस ये पुरस्कार जीतता है तो 51 लाख एंड यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और कोई इंडिविजुअल जीतता है तो 5 लाख एंड सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और 2021 के लिए जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में है उनको मिला है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। जो सीड्स लिखा हुआ था ऑप्शन में, इसी का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा है सस्टेनेबल इन्वायरमेंट्स एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, सीड्स को मिला है। और दूसरा मिला है डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए। इन्होंने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार क्योंकि इन्होंने अच्छा काम किया, एक्सेलेंट वर्क किया है इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, मैंने सारे फैक्ट आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल। जो ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल है उसके न्यू चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो बने हैं गीता मित्तल। तो करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पर आपको सी देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप लोग इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा गीता मित्तल। तो गीता मित्तल इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा कि चेयरपर्सन बन गए हैं ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट काउंसिल का गीता मित्तल। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सृष्टि गोस्वामी बहुत ही न्यूज में रही थी। एक 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द 1 डे
ऑन द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया कब जाता है यहाँ पर। तो इंडिया में 24 जनवरी को ये डे मनाया जाता है और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे में ही सृष्टि गोस्वामी 19 ईयर ओल्ड स्टूडेंट है और एक दिन के लिए इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया था। तो उत्तराखंड का यहाँ पर बनाया गया था चीफ मिनिस्टर। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भी आ सकते हैं। क्वेश्चन है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड न्यू स्कीम पंख अभियान। तो एक स्कीम लॉन्च किया गया है पंख अभियान, कब? तो 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी को था नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। तो इस उपलक्ष्य पे पंख अभियान लॉन्च किया है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर डी सही होगा। स्टेट गवर्नमेंट जो मध्य प्रदेश है उन्होंने पंख अभियान लॉन्च किया है फॉर द गर्ल चाइल्ड। क्वेश्चन है कि बुलंद दरवाजा वाज बिल्ट बाय। तो बुलंद दरवाजा को बनवाया किसने था? तो बुलंद दरवाजा को बनाया था अकबर ने। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा। एक्चुअली बनवाया था 1601 ईस्वी में, 1601 ईस्वी में इसको बनवाया था बुलंद दरवाजा को। और ये है कहाँ पर? तो फतेहपुर सीकरी में है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में करीब 43 किलोमीटर है आगरा से। तो वहीं पर फतेहपुर सीकरी में ही बुलंद दरवाजा को बनवाया था 1601 ईस्वी में अकबर ने। अब ये दरवाजा आखिर बनवाया क्यों था? तो 1573 में 1573 ईस्वी में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। उसी के उपलक्ष्य में ये बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सीकरी में, जो कि 43 किलोमीटर दूर है आगरा से। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन द ईयर। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है कब लड़ा गया था? तो ये आपको बताना है। तो 1764 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 1764 में ये आपको लड़ाई लड़ी गई है, तो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, एक पलासी की लड़ाई आपसे पूछा जाता है कि पलासी की लड़ाई जो है कब लड़ी गई? तो 1757 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए, आपको कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ रिलेटेड टू बैटल ऑफ बक्सर। तो 1764 में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो यहाँ पर अंग्रेज सेनापति का कमांड संभाल रहे थे हेक्टर मुनरो, और अपोजिट में थे मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे। अवध के नवाब थे सुजाऊ दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, यानी कि ये तीनों मिलकर मीर कासिम बंगाल का, अवध का नवाब सुजाऊ दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर एक साथ थे। और अपोजिट में थे अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो और विजयी हुई अंग्रेज की। तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। और 1757 में जो 23 जून 1757 को हुआ था पलासी की लड़ाई, उसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर रहा था। रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला के बीच में यहाँ पर लड़ाई हुई थी, लेकिन बंगाल के नवाब का सेनापति था मीर जाफर, इनको धोखा दे दिया। इस वजह से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गया और अंग्रेजों की जीत हो गई। तो यहाँ से आप ध्यान रख सकते हैं कि दो लड़ाई मैंने इंपॉर्टेंट बताया है। बैटल ऑफ बक्सर वाज फाउट इन द ईयर 1764 एंड पलासी की लड़ाई 1757 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए सी होगा 1764 ईस्वी में। अब देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है कि नेम द फर्स्ट विमेन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में चुनी गई पहली महिला का नाम यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर मीरा कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मीरा कुमार लोकसभा के स्पीकर रही है 2009 से लेके 2014 तक। 2009 से लेके 2014 तक मीरा कुमार जी रही है लोकसभा के स्पीकर और ये पहली महिला थी। अब देखिए, यहाँ पर आपको फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो ध्यान रखना है जीबी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जीबी मावलंकर। अब देखिए, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है सरोजिनी नायडू, तो सरोजिनी नायडू थी भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल थी और ये यूपी की थी। उसके बाद विजया लक्ष्मी पंडित आपको ऑप्शन में जो दिख रहा है, ये यूनाइटेड नेशन की प्रथम महिला भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में इन्होंने काम किया है। और प्रतिभा पाटिल फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट इन इंडिया, फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट इन इंडिया बस प्रतिभा पाटिल। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। और अभी लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला जी। क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आई एम अनदर यू। तो एक पुस्तक है आई एम अनदर यू, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं इंडियन मोटिवेशनल स्पीकर प्रिया कुमार। तो करेक्ट आंसर होगा बी प्रिया कुमार। प्रिया कुमार इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, कवर पेज देख लीजिए।
आई एम अनदर यू वाज रिटन बाय द पेरिया कुमार। क्वेश्चन है कि द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, यानी कि वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं दोस्तों ट्रोपोस्फेयर। तो करेक्ट आंसर इसको बी होगा। ट्रोपोस्फेयर को हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। अब देखिए यहाँ पर लेयर आपको दिखा रहा हूं मैं, सॉरी लोअर का फोटो नहीं है। तो सबसे जो निचले परत है उसको क्षोभ मंडल बोलते हैं, ट्रोपोस्फेयर। यहाँ पर ही सभी मौसमी घटनाएं घटती है, जैसे कि वर्षा, बिजली कड़कना। तो जितने भी मौसमी घटनाएं हैं वो क्षोभ मंडल में ही होती है। और वायुयान उड़ती है समताप मंडल में, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर में। और ओजोन परत भी स्ट्रेटोस्फेयर में ही है। क्वेश्चन है कि केवलादेव घाना नेशनल पार्क इन राजस्थान वाज फॉर्मली कॉल है। तो देखिए क्वेश्चन में ही क्वेश्चन है कि केवलादेव घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो आंसर राजस्थान होगा। लेकिन इसको पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों इसको पहले जाना जाता था भरतपुर बर्ड सेंचुरी से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी। पहले इसको बोला जाता था केवलादेव घाना नेशनल पार्क को, जो कि राजस्थान में है। और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो देखिए सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है, क्योंकि सलीम अली को पक्षियों से प्रेम था। और यहाँ पर पक्षी पक्षियों का इनको बहुत प्रेम था। तो यहाँ पर इनके नाम पर पक्षी के नाम पर, यानी कि सलीम अली के नाम पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी गोवा में है। और देखिए सलीम अली नेशनल पार्क एक जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। तो अगर नेशनल पार्क पूछा जाए कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में इसका आंसर होगा। उसका देखिए खिजड़िया बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो खिजड़िया बर्ड सेंचुरी आपको गुजरात में है। तो करेक्ट यहाँ बी ऑप्शन का जो आपको बताना है कि खिजड़िया बर्ड सेंचुरी गुजरात में है, यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद देखिए मयानी बर्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में है। मयानी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। अब देखिए मोनालिसा इज पेंटेड ऑन। तो देखिए मोनालिसा पर जो चित्रित है वो किस पे पेंट किया हुआ है? तो दोस्तों लकड़ी पर पेंट किया हुआ है। तो मोनालिसा जो पेंट है, यहाँ पर पेंटिंग है, उसको किसने पेंट किया है, यानी कि पेंटिंग बनाई है? तो इटालियन पेंटर थे लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची ने ही इसको पेंटिंग को बनाया है। तो ध्यान रखिएगा मोनालिसा, और ये लकड़ी पर बनी हुई है। अब देखिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल, यानी कि अगर मून को स्टडी करना है तो उसको, उस विज्ञान को क्या बोलते हैं? तो सेलेनोलॉजी बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, सेलेनोलॉजी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसको बोलते हैं सेलेनोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ मून कॉल्ड सेलेनोलॉजी। अब देखिए कॉस्मोलॉजी क्या है? तो कॉस्मोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ द एस्ट्रोनॉमी कंसर्न विद द स्टडीज ऑफ द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द यूनिवर्स फ्रॉम द बिग बैंग टू टुडे एंड ऑन टू द फ्यूचर। तो कॉस्मोलॉजी इसको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए प्लेनेटरी साइंस और मोर एरियरली planetology is the scientific study of the planets, moon and the planetary system and the process that form the। तो कॉस्मोलॉजी और प्लेनेटरी के बारे में मैंने बताया है, या प्लेनेटोलॉजी के बारे में और कॉस्मोलॉजी के बारे में। क्वेश्चन है कि विच इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशियन। तो देखिए सबसे बड़ा ओशियन और सबसे गहरा ओशियन है पैसिफिक ओशियन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। और आपको अगर पता होगा कि सबसे दुनिया का जो गहरा पॉइंट है मरीना ट्रेंच, जो मरियाना ट्रेंच है वो चैलेंजर द्वीप में पैसिफिक ओशियन में ही है। पैसिफिक ओशियन में चैलेंजर द्वीप है, वहीं पर मरियाना ट्रेंच है, जो कि करीब 11,022 मीटर है, यानी कि 11 किलोमीटर गहरा पॉइंट है। ये आपको ध्यान रखना है, वो पैसिफिक ओशियन में ही है। तो देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ा से छोटे क्रम में जो ओशियन है उसको आप बता सकते हैं। तो उसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए आपको मैप में दिखा रहा हूँ, तो इसको ध्यान रखिएगा। पैसा, PAISA, जो पैसा लिखते हैं उसी से आपका काम यहाँ पर हो चुका है। पैसा आप जो निमोनिक्स है उससे याद रख सकते हैं कि सबसे बड़ा से छोटे क्रम में ओशियन का क्रम क्या है। तो देखिए पैसा से आप याद रख सकते हैं पैसिफिक ओशियन, ए से अटलांटिक ओशियन, आई से इंडियन ओशियन, एस से आप सदर्न ओशियन, जो ए अंटार्कटिका का पार्ट है, सदर्न ओशियन इसको बोला जाता है। और ए से आपको आर्कटिक हो गया। तो ए से आर्कटिक जो ऊपर वाले क्षेत्र हैं नॉर्दर्न पोल पे, उसको आर्कटिक बोलते हैं, और सदर्न जो ओशियन है उसको अंटार्कटिका बोलते हैं। तो इस तरह से ध्यान रख सकते हैं। पैसा निमोनिक से आप जो यहाँ पर ओशियन का साइज है इसको याद रख सकते हैं बड़े से छोटे के क्रम में।
अब देखिए क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न इन द ईयर, तो इनका बर्थडे सब लोग याद रखते हैं 14 नवंबर को मनाया जाता है। चाचा नेहरू के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। बाल दिवस इन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है 14 नवंबर को। लेकिन ईयर क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर ईयर आपको बताना है, तो ईयर है 1889। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। 1889 में 14 नवंबर के दिन इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। और ये चाचा नेहरू के रूप में प्रख्यात है। और देखिए इनका जो मृत्यु हो गया था वो 27 मई 1964 को हो गया था। तो इस तरह से, और भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में सबसे ज़्यादा इन्होंने कार्य किया है। यानी कि अगर प्रधानमंत्री का सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाए किसी भी प्रधानमंत्री का, तो वो होगा जवाहरलाल नेहरू का। तो इस तरह से 1964 तक के इन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला है। क्वेश्चन है कि द फर्स्ट विमेन चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया, तो देखिए फर्स्ट ग्रैंड मास्टर चेस के थे विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद व द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इन इंडिया, बट फर्स्ट विमेन चेस ग्रैंड मास्टर फ्रॉम इंडिया इज एस विजया लक्ष्मी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, एस विजया लक्ष्मी। ये मद्रास की है, यानी कि अभी जो वर्तमान तमिलनाडु यानी कि चेन्नई का क्षेत्र है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि एस विजया लक्ष्मी बाय द फर्स्ट विमेन चेस ग्रैंड मास्टर। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि हु रोट रोमियो एंड जूलियट, तो रोमियो एंड जूलियट को किसने लिखा है। तो आप शेक्सपियर जी को पहचान रहे हैं, तो विलियम शेक्सपियर इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये ब्रिटिश हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि कहाँ के हैं, तो ब्रिटिश हैं। रोमियो एंड जूलियट को इन्होंने ही लिखा है। अब देखिए यहाँ पर कवर पे देखिए द ट्रेजेडी ऑफ द रोमियो एंड जूलियट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। क्वेश्चन है कि इंडिया गेट वाज डिजाइंड बाय, तो इंडिया गेट को डिजाइन किसने किया है। तो ये बेहद ही खूबसूरत, अगर आप कभी दिल्ली जाते हैं तो इनको ना देखा हो तो फिर दिल्ली मुझे लगता है कि जाना बेकार है, क्योंकि ये आपको बहुत ही खूबसूरत आपको इंडिया गेट राजपथ पे देखने को मिलता है। तो इसको डिजाइन किया है सर एडविन लुटियंस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, सर एडविन लुटियंस। अब देखिए इसके बारे में कुछ फैक्ट है कि इंडिया गेट को फॉर्मली नोन यानी फॉर्मली बोला जाता था ऑल इंडिया बार मेमोरियल। इसे बार मेमोरियल देखिए जो 1914 से 1921 तक जो भारतीय जो सेना थी वो अंग्रेजों के हिसाब से लड़ती थी। अंग्रेज जहां बोलते थे वहां लड़ते थे। तो करीब 70,000 सैनिक जो है उस बीच शहीद हो गए थे। तो उन्हीं की याद में 1921 में फाउंडेशन स्टोन रखा गया इंडिया गेट का, और 10 साल लगा 1931 में। उस समय के वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसको इनोग्रेट किया था। तो क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया गेट को इनोग्रेट कब किया गया, तो 1931 में बाय लॉर्ड इरविन। तो इसको ध्यान रखना है। और वहीं पर अभी बन चुका है जो पोस्ट इंडिपेंडेंट जितने भी सैनिक वहां पर शहीद हुए हैं भारत के डिफरेंट रीजन में, तो बार मेमोरियल अब वहां पर बगल में बन चुका है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइजेस व्हेन देयर इज अ जनरल डाउन टर्न इन द बिजनेस एक्टिविटी इज नोन एज, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि उस बेरोजगारी का नाम बताइए जब कोई बिजनेस होती है उसमें मंदी आ जाती है, तो उस दौरान जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगा। अब देखिए कुछ अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह का होती है जिसमें कि काम 5 लोगों का है, काम कर रहे हैं 10 लोग, और वहां पर बेरोजगारी 5 लोगों की अवश्य हो गई। जैसे कि कृषि क्षेत्र में घर में अगर 5 लोग हैं, तो अगर 2 लोग का भी वहां पर काम है कृषि क्षेत्र में, तो 5 लोग जो है यहाँ पर काम करेंगे, तो 3 लोग यहाँ पर बेरोजगार हो गए। ऐसा नहीं कि 3 लोग को यहाँ पर रोजगार मिला हुआ है। तो इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी हिंदी में बोलते हैं, और इंग्लिश में डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अनएम्प्लॉयमेंट दैट डज नॉट अफेक्ट एग्रीगेट इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि आउटपुट पे आपको कोई फर्क नहीं पड़ा है, चाहे 2 काम करे चाहे 5 काम करे, आपको उतना ही आउटपुट मिलेगा। इट अकर्स व्हेन प्रोडक्टिविटी इज लो एंड टू मेनी वर्कर्स आर फिलिंग टू फ्यू जॉब्स। तो ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है कि सीरियस द ब्राइटेस्ट स्टार आउटसाइड द सोलर सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड, जो सीरियस एक आपको ब्राइटेस्ट स्टार यानी कि तारा है, वो आपको सोलर सिस्टम के बाहर है, उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो उसको डॉग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, डॉग स्टार।
डॉग स्टार इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। उसका देखिए क्वेश्चन 600 मार्क को यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है इस क्वेश्चन के साथ ही कि हु डिस्कवर सी रूट टू इंडिया, यानी कि इंडिया को, यानी कि सी रूट यानी कि समुद्र के जो रास्ते हैं उसके द्वारा सबसे पहले किसने खोजा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, वास्को द गामा। तो पुर्तगालीज थे, यानी कि पुर्तगाल के थे, पोर्टुगीज थे। डिस्कवरी ऑफ द सी रूट टू इंडिया वाज द फर्स्ट रिकॉर्डेड ट्रिप मेड डायरेक्टली फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बाय द केप ऑफ द गुड होप इन द अटलांटिक ओशियन। तो आपको अभी मैप में दिखाता हूँ। तो ये पहुंचे थे 1498 ईस्वी में, 1498 में केरल के कालीकट के तट पे, केरल में जो कालीकट तट है, तो यहाँ पर 1498 ईस्वी में इन्होंने, कहा जाता है कि भारत का खोज किया। तो भारत पहले से ही था, लेकिन सी रूट को इन्होंने खोजा वास्को डी गामा ने। और एक और क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोलंबस ने किस देश का खोज किया, तो अमेरिका का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि कोलंबस ने अमेरिका का और वास्को डी गामा ने भारत का सी रूट का खोज किया है। अब देखिए मैप देखिए यूरोप से किस तरह से लोग पहले आते थे। तो देखिए आपको ये यूरोप देखने को मिल रहा है। यहाँ से देखिए इस तरह से लोग आते थे। देखिए केप वर्डे आइलैंड है यहाँ से होकर, उसके बाद देखिए केप ऑफ द गुड होप यहाँ पर है। तो इस तरह से आते थे और यहाँ से होते हुए जो मोजाम्बिक चैनल है, यहाँ से होते हुए यहाँ पर देखिए इस तरह से लोग भारत पे पहुँचते थे। और यहाँ देखिए केरल है कालीकट तट पे। तो इस तरह से दोस्तों याद रखना है। लेकिन एक बहुत ही क्रांति आई कब इस रूट में, जब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्वेज कैनाल बन गया कब, जब 1869 में इसका इनॉग्रेशन हुआ। तो ध्यान रखिएगा 1869 में स्वेज नहर बना, तब अंग्रेज भारत पे ज़्यादा आसानी से आने लगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब सीधे यहाँ से निकलेंगे, अटलांटिक ओशियन इनको अब पार करना नहीं पड़ेगा, ये मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ पर जो भूमध्य सागर है वहां से सीधे देखिए रेड सी यहाँ पर है। तो यानी कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वेज नहर है, क्योंकि अभी जहाज अटक गए थे एवरग्रीन नाम का। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि क्या, तो स्वेज नहर, यहाँ पर स्वेज नहर किसको कनेक्ट करती है, तो आपको भूमध्य सागर को लाल सागर, यानी कि मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो पहले ए केप ऑफ गुड होप होकर आते थे, बहुत ही लंबा रूट था देख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए शॉर्ट रूट हो गया। तो इस तरह से 600 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं इंपॉर्टेंट। और इसी तरह से ये सीरीज देखिए चलती रहेगी। बस आप लोग इस सीरीज को सपोर्ट करिए, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना है।